हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ। आज हमारा आर के परिवार जो है 1 के कंप्लीट हुआ, तो इसलिए आप लोगों का दिल से आभार एवं धन्यवाद। तो इसी प्रकार आप लोगों का प्यार बना रहा, तो आगे भी हम इसी प्रकार अपने परिवार को और आगे लेकर जाएँगे। तो इसी के साथ मैं दिल से आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप लोगों के आग्रह पर ही आपने सुप्रीम कोर्ट को कराने के लिए कहा था। तो यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका से संबंधित आज हमारा अगला टॉपिक उच्चतम न्यायालय से संबंधित हम सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, एम्पावरमेंट एंड जुरिस्डिक्शन से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार दिल से आप लोगों का सभी का शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं आर्टिकल 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त हो गया हो या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तो मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य में निर्वहन में अक्षम हो, तब वहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की बात करें तो राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य जो है अधिक हो, या जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तो कार्यकारी न्यायाधीश 62 यानी 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। केंद्रीय कानूनों का सांविधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। क्यों सही है? केंद्रीय कानूनों का जो संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो अनन्य अधिकारिता होती है, तथा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का क्या होता है? संरक्षक होता है, यानी गार्जियन होता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही है। अगला हमारा, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन TGT PGT में पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा PN भगवती। जब PIL लाई गई थी तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति जो है PN भगवती थे। भारत में जनहित याचिका 1979 की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब को जाता है, जबकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। अगला है हमारा, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक जो सक्रियता का संबंध किससे हो जाएगा? जनहित याचिका से, यानी PIL से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है जनहित याचिका से है।
यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसकी पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए आर्टिकल 32 के तहत आवेदन दे सकता है। और भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति P.N. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब को जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 137 यानी 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है और उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि यानी आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को यूएसए से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बने कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर, और मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका अधिकार का प्रयोग कब किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937, 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश अधिकतम हो सकते थे। और वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश यानी टोटल 34 जजेज हैं, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसे प्रारंभिक अपीली या परामर्शी दात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। और अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय जस्टिस M.R. जैकब तथा जस्टिस M.S. सुल्तान थे। अगला है हमारा, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी। तो उस टाइम जजों की संख्या कितनी होगी? 30 यानी 30। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति जो है किसके पास है? संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास। और संसद द्वारा ही सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 1960 के संशोधन अधिनियम द्वारा बढ़ाकर 13 और 1970 के संशोधन अधिनियम द्वारा 17, उसके बाद 1986 के द्वारा 25 और 2008 के संशोधन अधिनियम द्वारा 30 कर दी गई थी, और जिसे वर्तमान में संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा बढ़ाकर 33 कर दी गई है। यानी 33 जो है अदर जजेज हैं, एक जो है CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अर्थात मुख्य न्यायाधीश सहित अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है, 1 CJI प्लस 33 अदर। अगला है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर, तो उसको छोड़कर 33 हो जाएंगे और उससे मिला के 34 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।
तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायमूर्ति जो है अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अगला है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक, ठीक है। इंग्लिश में से एडहॉक जजेस कहते हैं और जो कार्यकारी होते हैं उनको एक्शन जजेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 127 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 127 के तहत न्यायालय की कार्यवाही के लिए जब न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कोरम, गणपूर्ति का मतलब है कोरम, और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। और अगला हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 127 के तहत एडहॉक जजेज यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है तो किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल 3, उसमें शपथ का प्रावधान है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तीसरी अनुसूची का प्रारूप 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश सहित द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान से संबंधित है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। आपको पता है यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञान दोनों वर्ड दिया गया है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? शपथ का मतलब होता है शपथ जो है ईश्वर के नाम से ली जाती है और प्रतिज्ञा राष्ट्र के नाम से। अगला हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, संविधान का संरक्षक या संविधान का गार्जियन। तो गार्जियन भी आपका सर्वोच्च न्यायालय। आप देख सकते हैं भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और यह सरकार या किसी अन्य शक्ति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही है और आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत संसद या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है उसे न्यायालय अमान्य घोषित कर सकता है। अगला हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वह है सर्वोच्च न्यायालय को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए?
तो उच्चतम न्यायालय में जो संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम जो मिनिमम जनसंख्या संख्या होनी चाहिए जजेस की, वो 5 होनी चाहिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम जो 5 संख्या होनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में इस संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अगला है हमारा, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। अन्य स्थान पर सुनवाई जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अभी तक केवल 2 बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से बाहर अधिविष्ट हुआ है। प्रथम बार हैदराबाद 1950 में और दूसरी बार श्रीनगर 1954 में। अगला हमारा, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत जो है किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगला हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपना पद किसको त्यागेगा? राष्ट्रपति को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की उससे पहले एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जिन्हें संसद विधि द्वारा विनिश्चित करे, और जब तक ऐसा निश्चय नहीं किया जाता दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिए जाएंगे। आर्टिकल 125 के वेतन के अतिरिक्त व्यय भत्ता, बिजली, पानी, टेलीफोन सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं, किराए के मुफ्त आवास, मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, स्टाफ कार, पेंशन आदि सुविधाएं तथा विशेषाधिकार शामिल होते हैं, जिसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के उल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो कौन हो जाएंगे? पहला आर्टिकल 32, फिर अगला है आपका आर्टिकल 227 और तीसरा है आपका आर्टिकल 226। ठीक है, तो ए बी सी उल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू कराने की शक्ति प्राप्त है। और आर्टिकल 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, यानी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित है, और आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारतीवाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, जबकि आर्टिकल 245 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। अगला हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो पुनर्विचार से संबंधित शक्ति वो आर्टिकल है 137। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय
या फिर दिए गए आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होती है। जबकि आर्टिकल 126 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित है और आर्टिकल 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। अगला है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। वो आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 137। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, जहां पर उच्चतम आएगा तो उच्चतम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और जहां पर उच्च आएगा वहां पे हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसंघ या संविधान विभिन्न सरकारों के बीच न्यायकर्ता के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था करता है और आर्टिकल 131 के द्वारा यह भूमिका और अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। उसे निम्नलिखित विवादों में प्रारंभिक अधिकारिता है जो किसी अन्य न्यायालय को नहीं है। भारत सरकार और एक अन्य अधिक राज्यों के बीच या फिर एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच और दो या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है ये मामला आता है। और विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए जिस पर किसी विधि अधिकार या अस्तित्व का विस्तार निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है भारतीय संविधान से कौन से आर्टिकल में है, तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसका संबंध आर्टिकल 131 से है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित है और आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से है और आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी सलाह ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। और वहीं राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, उस सलाह को वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जबकि आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये आर्टिकल है 148, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का संबंध आर्टिकल 134 ए को मिलाकर आर्टिकल 132 को पढ़ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 132 क्लॉज 1 में स्पष्ट उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 ए के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। तो आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक यानी प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन है और आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकारिता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। भाई पहला ही इसमें रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति अनन्य नहीं है। इस तरह की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। इसीलिए एकमात्र इसी को प्राप्त नहीं है। वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अपील कर सकते हैं। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार संबंधित है या प्रयुक्त होता है। किस पर होता है? सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन यह सलाह उस पर बाध्यकारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ प्रदान करता है? आर्टिकल 143। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन सा आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर, ठीक है, दोनों में रिट जारी की जा सकती है। मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा आर्टिकल 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, इसमें आपको राइट बताना है। तो 32 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्रदान करता है और आर्टिकल 132 से 134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और संविधान ने हमारे उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है। कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। अगला है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें की थी? केशवानंद भारतीवाद। तो 1973 हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर का संबंध ही केशवानंद भारतीवाद 1973 से है। आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्पष्ट किया कि इस वाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए ही भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। अगला है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि ये अपने निर्णयों को एक अभिलेख के तौर पर रखता है। आप देख सकते हैं संविधान का आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 129। और उसे ऐसे न्यायालय की सभी अधिकारिता प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना यानी अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य दो बातों से होता है। पहला है, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं और इन निर्णयों को सजोए रखा जाता है, यानी बाद के निर्णयों के लिए उसको रखा जाता है कोड ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या फिर उससे नीचे के जिले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके लिए इन निर्णयों को संजोए रखा जाता है, ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्ण निर्णय यानी प्रेसिडेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
तथा द्वितीय ऐसे न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए किसी भी प्रकार का दंड देने या किसी व्यक्ति का या को प्राधिकार होता है कि यह शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में ही निहित है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को अभिव्यक्त के रूप में यह शक्ति प्रदान करता है। अगला हमारा भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है। यानी अपने रिकॉर्ड जो है, जो निर्णय दिया है उसके रिकॉर्ड जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अपने पास सुरक्षित रखने पड़ते हैं। अगला है हमारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का जो पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिफाइन किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ के पद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 102 क्लॉज 1 आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में हुआ है, किंतु लाभ का पद पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अर्थ को न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न मामलों में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है, जैसे रवाना सुबाना बनाम काग रिसप्पा 1954 और देवरस बनाम केशव 1958 आदि के मामलों में। अगला हमारा कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या करता है, यदि वह कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है तो उसे क्या किया जाएगा, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था संविधान का मूल ढांचा है, यदि इसमें कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या करेगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आवास का अधिकार तथा विदेशी गमन का अधिकार मौलिक अधिकार है। इनका निर्णय संविधान के भाग 3 में है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है एक नीति निर्देशक तत्व है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 39 घ में किया गया है। यानी इसका आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निश्चित तत्वों से संबंधित है। अगला हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध न्यायालय में किससे है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उच्चतम न्यायालय उसे क्या करेगा, शून्य घोषित कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, गार्जियन के रूप में कार्य करता है, और इस रूप में उसका यह दायित्व बनता है कि वह यह देखे कि किसी कानून के निर्माण में संवैधानिक सीमा का उल्लंघन या अतिक्रमण हुआ है कि नहीं, और विशेष रूप से मूल अधिकारों को इसके लिए चुना गया है। अगला है हमारा उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति जो है प्राप्त है। और पहला है भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। भाई राष्ट्रपति को कोई पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, ए रॉन्ग हो जाएगा। सी है इसमें मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। तो मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सी इस पर रॉन्ग हो जाएगा। और डी है उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है कह रहा है, जबकि है, तो डी इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो आधारित है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को जो है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। यह संविधान के आर्टिकल 137 और 145 में स्पष्ट होता है। अगला है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय क्या करता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस करता है। अगला हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध ही उससे है, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। और दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, तो बी रॉन्ग हो जाएगा भाई, नहीं है कह रहा है। और तीसरा है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, विधि मंत्रालय का इससे कोई संबंध नहीं है, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को है, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए किसी नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय, दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की निम्नलिखित 3 आधारों पर पुनर्विलोकन कर सकता है। पहला, साक्ष्य के नए और महत्वपूर्ण मामलों का जब प्रकटीकरण होता है। दूसरा है, निर्णय के प्रकट के रूप में दृश्यमान या भूल या त्रुटि हुई हो। और तीसरा है, कोई दूसरा पर्याप्त कारण। अगला है हमारा, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो स्रोत है न्यायिक व्याख्या, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक व्याख्या भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।